हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए फ्रेंड्स जो 2022 में बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग, यानी कि ये जो कोस्ट लाइन होती है जो इंडिया की, ये लगभग कितनी है? जैसे यहां से समुद्र लगना शुरू होता है तो ये कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है? अगर हम मेनलैंड इंडिया की अगर क्वेश्चन आता है कि मेनलैंड इंडिया अगर हमसे ये पूछता है कि मेनलैंड इंडिया की लंबाई कितनी है कोस्ट लाइन की, तो हम आंसर लगाते हैं 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर लंबाई होती है मेनलैंड इंडिया की। लेकिन आप सबको पता है हमारे दो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, एक यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है, जैसे यहाँ है लक्षद्वीप और यहाँ है अंडमान निकोबार। अगर हम इनकी कोस्ट लाइन इनके चारों तरफ भी इसमें ऐड कर दे मेनलैंड इंडिया में, तो ये बन जाता है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। और अगर आप एक्यूरेट जानना चाहें तो वो होता है 7516 किलोमीटर। ये हमारी एक्यूरेट इंडियन कोस्ट लाइन की लंबाई होती है, यानी कि भारतीय तटरेखा की लंबाई। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अगर पूछे मेनलैंड इंडिया यानी कि मुख्य भूमि की कोस्ट लाइन यानी कि तटीय लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आएगा 6100 किलोमीटर। अगर पूछे भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आएगा 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? भारत में तटीय राज्य पूछा है सिर्फ, तो तटीय राज्य हैं 9 स्टेट्स। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। और इसके अलावा पूछे भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो तटीय हैं, यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो वो है 4। वो 4 कौन से हैं? जैसे यहाँ गुजरात है, यहाँ पे पड़ता है दमन दीव, यहाँ पे दमन दीव, एक होता है लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार, और यहाँ पे पड़ता है पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी जिसको आज बोलते हैं। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं, और 4 यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आज के बाद याद रखना, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो है गुजरात राज्य की, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? वेयर इज द पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया इज सिचुएटेड? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी जीव संरक्षण एरिया। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये है मध्य प्रदेश। एक है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसको आप याद कर सकते हैं, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में। वैसे ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। एक अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2022 में बहुत ज्यादा न्यूज में है वो है कुना नेशनल पार्क। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नाम्बिया से जो भारत में 8 टाइगर लाए गए हैं वो कहां पे छोड़े जाएंगे? कुना नेशनल पार्क में, कुना नेशनल पार्क। इसलिए कुना नेशनल पार्क कहां पे है? 2022 में ये क्वेश्चन पक्का आएगा किसी न किसी एग्जाम में। कुना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
द लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जवाहर सुरंग जो है वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसलिए जवाहर सुरंग यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इनमें से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? विच ऑफ दीज रूलर्स वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा? इनमें से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? वो आएगा बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। इसको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार तो जो था वो था अशोक का पिता, अशोक का, जो सम्राट अशोक थे उसका पिता था बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पिता थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्रधान थे उसके दरबार के, वो थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं, चाणक्य भी बोल देते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके प्रधानमंत्री थे। तो इसको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, यहां पे आंसर आएगा बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय कितने मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार थे? यहाँ मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। संविधान के लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो संविधान के लागू होने के समय मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। और अभी कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में है 6। तो फिर एक कहाँ गया? एक को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से, और उसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और उसको मौलिक अधिकार से हटा के और कहाँ पे डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया। और वो अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, वो होता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर राजनीतिक अधिकार में बदल दिया गया, और उसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिनका आयोजन लंदन में किया गया था, लंदन में। और कहाँ पे? लंदन में हुए थे। और कब हुए थे? जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था फर्स्ट 1930 में, जो सेकंड हुआ था वो हुआ था 1931 में, और जो थर्ड हुआ था वो हुआ था 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और ये यहाँ पूछा गया है कि वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और महात्मा, अगर पूछे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, यानी जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध यानी कि पोंग डैम किस नदी पर बनाया गया है? वो नदी है ब्यास, ब्यास नदी पर पोंग डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युगम गलत है? कौन सा युगम गलत है, मतलब ये जो मंदिर दे रखे हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? इनमें से कौन सा युगम गलत है? हम्पी है जो, वो कर्नाटक में स्थित है, ये हम सबको पता है, ये ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, ये ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर महाराष्ट्र में, ये गलत है, क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है राजस्थान, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? ओडिशा में, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती बस में जब एक यात्री को आगे धक्का लगता है, जब बस अचानक से रुक जाती है,
यह किससे संबंधित है, यानी कि किस नियम से संबंधित है ये। जब एक चलती बस अचानक से रुक जाए तो जो उसमें यात्री खड़ा होता है उसको अचानक से आगे धक्का लगता है, तो ये किस नियम में बताया गया है। ये होता है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। और इसका दूसरा नाम होता है जड़ता का नियम, जड़ता का नियम या फिर न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, ये कहता है जो चीज एक जगह स्थिर है वो चीज स्थिर रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल बल नहीं लगता, बाह्य बल नहीं लगता उस पर, तो वो चीज स्थिर ही रहेगी। और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो जो बस में खड़ा व्यक्ति होता है और जब बस चल रही होती है और जब बस पर बल लगता है तो व्यक्ति पर भी बल मतलब बल लगता है, इसलिए रुकता है, लेकिन वो कुछ आगे चला जाता है क्योंकि वो बल लगेगा उसके बाद रुकेगा। इसलिए ये होता है जड़ता का नियम या न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बल पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, यानी कि वह कौन सा पॉइंट है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर शून्य होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 के कम से कम 5 एग्जाम में आ चुका है लगातार, किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, या फिर सीआईएसएफ में, या फिर रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है। तो वो पृथ्वी का बिंदु होता है पृथ्वी के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में कितना होता है। तो ये जो लिख रखा है फ्रेंड्स, ये 10 की पावर -4 है और ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर -10 माइक्रोन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर -4 माइक्रोन। एक एंगस्ट्रॉम में जो कितने माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के माध्यम से एक विमान किस बल पर चलता है, यानी कि ऑन विच फोर्स डज एन एयरक्राफ्ट मूव थ्रू एयर। एयर में जो वायु विमान है वो किस बल पर चलता है। तो वो बल होता है थ्रस्ट बल, थ्रस्ट बल, थ्रस्ट बल पर चलता है वो विमान, यानी प्रणोद बल, प्रणोद बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले लेंस की शक्ति क्या होगी, यानी कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला होता है, लेंस की शक्ति का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ या फोकस दूरी। और ये फोकस लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, यहाँ पे मीटर में, और यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं, 1/100। तो यहाँ फॉर्मूले में जो प्लेस करेंगे, फॉर्मूले में जब प्लेस करेंगे तो P = 1/1 फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है, 1 सेंटीमीटर मानी 1/100 मीटर, यही होगा। तो 1/100 मीटर पुट करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो P की वैल्यू आएगी 100D। ये D का मतलब होता है डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लेंस की शक्ति की मापने की यूनिट क्या होती है। लेंस की शक्ति की यूनिट क्या होती है, वो होती है डायोप्टर, और इसको डिनोट करते हैं D से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा C 100 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट से जो थर्मल इफेक्ट होता है, जैसे हम इस्त्री करते हैं कपड़ों पर तो वो इलेक्ट्रिक करंट लेती है और फिर गर्म करती है, यानी कि थर्मल इफेक्ट होता है, तापीय प्रभाव होता है वहां पे। तो कौन उस पर आधारित नहीं है।
अब हम ऑप्शन देखते हैं। विद्युत उष्मक यानी कि इलेक्ट्रोथर्मल, इसमें तो खुद ही थर्मल वर्ड आ गया तो ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है उसमें वो गर्म हो जाती है तो थर्मल इफेक्ट होगा उसमें भी। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे हमने बल्ब देखा है तो बल्ब थोड़ी देर जलने के बाद गर्म हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है, थर्मल इफेक्ट, गर्म होकर वो रोशनी देता है। फिर आता है माइक्रोवेव। अब आप बोलोगे कि माइक्रोवेव भी गर्म होता है, लेकिन माइक्रोवेव जो गर्म होता है वो माइक्रोवेव्स के, ये जो माइक्रो तरंगे होते हैं उनके द्वारा जो खाना पकता है माइक्रोवेव में, तो इसलिए इसका आंसर आएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटा हुआ सेब भूरा क्यों हो जाता है? यानी कि द रीजन ऑफ ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल इज, जब हम सेब को काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो भूरा भूरे रंग का हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? तो वो हो जाता है उसमें मौजूद आयरन के कारण। आयरन के कारण जो हवा में हमें पता है कि ऑक्सीजन होती है 21%, तो जब जो आयरन होता है वो उससे रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसको हम एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि जो सेब के अंदर आयरन होता है उसमें जंग लग जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है और उसकी वजह से रंग भूरा हो जाता है कटी हुई सेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? वो हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। एमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हैबर मेथड ऑफ मेकिंग एमोनिया गैस? एमोनिया गैस की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है जो रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बना देता है। वो रिएक्शन करवाता नहीं है लेकिन रिएक्शन को फास्ट बना देता है। जैसे कि टीचर होते हैं, टीचर आपको गाइड कर देते हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं, आपकी जो मेहनत होती है उसको थोड़ा कम कर देते हैं और बाकी आप फिर जल्दी सक्सेस हो जाते हो। तो वैसे ही जो कौन सा कैटालिस्ट है जो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयोग होता है वो होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज प्रेजेंट इन सोडा वाटर? सोडा वाटर में जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो उसमें एकदम से बुलबुले निकलते हैं, वो गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको आसान भाषा में देखें, जैसे भी जो भी वो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। अगर आपने पहले सुना है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो इससे हम डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बोनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और सोडा भी क्या होता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके मंत्रा एजुकेशन को, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी खुश रहो यार, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शरावत साइनिंग ऑफ।